हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। जी हाँ, एसिड बेस एंड सॉल्ट को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करेंगे और इस चैप्टर को आप पढ़ने के बाद ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा कि आप ना कर सको। सारा का सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चनों को कर पाओगे अगर इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपका बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। मैं काफ़ी सारी एनिमेशन और फोटो का यूज़ करके आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम एसिड को समझते हैं। एसिड आर ए केमिकल कंपाउंड विच हैव ए सोर टेस्ट। मतलब एसिड एक ऐसा चीज है, ऐसा कंपाउंड है, केमिकली कंपाउंड, जिसको आप जी से टच करोगे ना, टेस्ट करोगे तो आपको खट्टा लगेगा, जिसके पास सोर टेस्ट होता है। और दूसरी बात, ये एसिड का प्रॉपर्टी है कि ये अपने साथ हाइड्रोजन को कैरी करता है। इसका मतलब कि हाइड्रोजन, कोई भी एसिड को देखोगे ना, जैसे कि HCl आपके पास एक एसिड है, H2SO4 आपका एसिड है, HNO3 आपके पास एक एसिड है, ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक, ये है आपका सल्फ्यूरिक, ये है आपका नाइट्रिक एसिड। तो ये जो एसिड है सभी में आप देख रहे हो यहाँ पे एक हाइड्रोजन अपने साथ लेके चल रहा है। तो सभी एसिड अपने साथ हाइड्रोजन गैस को कैरी करता है या हाइड्रोजन को कैरी करता है। हाइड्रोजन गैस नहीं बोलेंगे, हाइड्रोजन कैरी करता है। इसके बाद हम समझेंगे तीसरा पॉइंट में कि अगर कोई भी एसिड जो होता है ना, वो लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर अगर उसके सामने लेकर आओगे तो वो उसको लाल कर देता है। जैसे ब्लू लिटमस पेपर आपके सामने दिख रहा है, इसको अगर एसिड में डुबाओगे ना तो ऑटोमेटिक जितना भाग में वो डूबता है उसे वो लाल कर देता है। तो एसिड के 3 पॉइंट आपको समझना जरूरी है डेफिनेशन लिखने के लिए, और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। पहला कि अगर आप इसको टेस्ट अगर करते हो तो खट्टा लगेगा, मतलब सॉर टेस्ट होगा। दूसरा, अपने साथ हाइड्रोजन को लेकर रखता है। तीसरा कि ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है ना। तो ये तीनों चीज आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद हम समझते हैं कि एसिड कौन कौन से होते हैं, कितने भागों में इसको डिवाइड किया जा सकता है। तो हम लोग इसको 2 भागों में बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं सोर्स के बेसिस पर। सबसे पहला है ऑर्गेनिक, दूसरा है मिनरल। अब ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है इसको समझिएगा। ऑर्गेनिक एसिड एक ऐसा एसिड होता है जिसे आप लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हो, जैसे प्लांट और एनिमल। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे कि टमाटर जो होता है उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। इसके साथ जब आपको चींटी काट देती है तो आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, थोड़ा चोट जैसा लगता है, चुभता है। तो चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, तो एनिमल में भी आपको देखने को मिलता है एसिड और प्लांट में भी देखने को मिलता है। एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, हम समझेंगे अब इसके बाद मिनरल एसिड क्या होता है। देखिए, मिनरल एसिड को एक्चुअली में बनाया जाता है मिनरल यूजेस के लिए। ये ऑब्टेंड होता है मिनरल सोर्सेस से। जैसे एग्जांपल में आप देखोगे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। ये सारे एसिड जो आप देखते हो ना, ये सभी एसिड मिनरल एसिड के कैटेगरी में आते हैं। फिर हम समझते हैं इसके बाद कि अर्हेनियम एक वैज्ञानिक था, एक साइंटिस्ट था। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, एक थ्योरी दिया था बेसिकली एसिड के बारे में। उसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अर्हेनियम की थ्योरी के अनुसार उन्होंने कहा था कि एसिड जिसके पास अगर उसको पानी में मिला देते हो तो अपने साथ H+ आयन को कंसिस्ट करता है। किसको कंसिस्ट करता है? H+ आयन को कंसिस्ट करता है। कैसे हम समझते हैं? देखिए, जब एसिड होता है ना, कोई भी एसिड को आप ले लीजिए तो उसमें H+ और Cl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे हमने यहाँ पे लिया, तो आप देखोगे इसमें कि ये H+ में टूटा और Cl- में टूटा, है ना। तो ये दोनों आपस में टूटने के बाद H+ आयन को देखोगे ये कैरी करता हुआ अपने साथ। तो अर्हेनियम ने ही ये बात बोला था कि H+ आयन को हमेशा ये कैरी करता है। कौन कौन कैरी करता है? जो एसिड होता है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अर्हेनियम एक साइंटिस्ट थे। जब इसको पानी में डिसॉल्व करते हो तब ऐसा होता है, अगर पानी में इसको डिसॉल्व नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होता है। मतलब कि अगर आपके पास H2SO4 है, क्या है H2SO4? H2SO4 कौन सा एसिड है बताइए? अभी अभी मैंने बोला था, जी हाँ बिल्कुल, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो जब आप इस सल्फ्यूरिक एसिड को किस में मिला देते हो? पानी में मिला देते हो, तो ये H+ आयन में टूटेगा और SO4- आयन में टूटेगा। इसको हम लोग आगे और भी देखने वाले हैं। देखिए, ये बताया था सबसे पहले अर्हेनियम ने। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बेसिस पर हम लोग एसिड को फिर से बांट सकते हैं, समझेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड का pH वैल्यू 7 से कम होता है। pH स्केल क्या होता है उसे भी समझेंगे। थोड़ा सा रुकिए, समझते हैं। देखिए, पहले हम स्ट्रॉन्ग एसिड को समझते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है?
एनी एसिड वो पूरी तरीके से आयोनाइज्ड हो जाता है कंप्लीटली। जो उसके पास हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के साथ उसका जो भी सब्सटेंस होता है, पानी में जब वो डिसॉल्व होता है ना, तो ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वो देता है, मतलब कि पूरी तरीके से वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है और ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन प्रोटॉन जो होता है उसके पास, उसको वो पानी में छोड़ देता है। उसको आप क्या बोलोगे? स्ट्रॉन्ग एसिड बोलोगे। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है? एनी एसिड दैट आयोनाइज कंप्लीटली इन ए सॉल्यूशन, इट गिव्स द ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन व्हेन प्लेस्ड इन ए सॉल्यूशन। जैसे इस सॉल्यूशन में आप प्लेस्ड करोगे, ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन देगा। एग्जांपल के लिए आपके पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपके पास है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। इसको जैसे ही पानी में छोड़ दोगे, HCl को H+ और Cl- में टूट जाएगा। इसके बाद आपके पास H2SO4 को भी जैसे ही पानी में छोड़ दोगे, H+ में आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे SO4- में आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये पूरी तरीके से कंप्लीटली टूट जाता है। ठीक, आप समझ रहे हो बातों को। नाइट्रिक एसिड को भी देख लीजिए, H+ में और NO3- में ये टूट जाएगा। तो ये आपस में, और जब ये टूटता है ना, तो कंप्लीटली डिसॉल्व होकर जितना हाइड्रोजन इसके पास होता है वो सारा का सारा पानी में छोड़ देता है। और ये H+ आयन पानी में छोड़ने की जो प्रक्रिया है, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोला जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर का काम करता है। ये H+ आयन ही होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाने का काम करता है पानी में। ठीक है, अब हम समझेंगे वीक एसिड के बारे में। वीक एसिड क्या होता है? वीक एसिड कंप्लीटली पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, वो स्मॉल एक्सटेंट होता है, थोड़ा सा होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया या कार्बोनिक एसिड हो गया। तो इन सब एसिडों को आप क्या बोल देते हो कि पूरी तरह से पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, डिसॉल्व होके H+ आयन पूरी तरह से नहीं देता है, इस वजह से इसको क्या बोलोगे? वीक एसिड बोलोगे। ठीक है, अब हम लोग एसिड का रिएक्शन देखेंगे कि ये मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कैसे करता है, और मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, हर बार इन तीनों में से एक को पूछा ही जाता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें 2-3 को पूछा जाता है, जिससे आपको ध्यान रखना जरूरी है। पहले हम समझेंगे जब वो रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो क्या होता है। अब मेटल किसको पता नहीं है, मेटल क्या होता है? आपके पास भी लोहा, सोना, चांदी सभी मेटल होता है। तो जब मेटल को डाइल्यूट HCl के साथ मिला दोगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। कैसे? एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए, एक मेटल लेते हैं जिंक को, उसको H2SO4 के साथ मिला दिए, तो वो जब रिएक्ट करेगा ना, तो ZnSO4 बना लेगा और H2 जो हाइड्रोजन है वो गैस के रूप में निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब मेटल से रिएक्ट होता है एसिड, तब हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन गैस निकलता है। इसके बाद अगर जानोगे दूसरा रिएक्शन कि ये नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करने पर क्या होता है, या मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने पर क्या होता है। नॉन मेटल को हम बाद में समझेंगे, पहले हम समझते हैं मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड कैसे होता है? जैसे कि जिंक यहाँ पे आपने देखा, अब जिंक को आप ऑक्सीजन के संपर्क में रख दोगे तो ये जिंक ऑक्साइड बना लेता है ना। मतलब कोई भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दोगे तो ऑटोमेटिक वो ऑक्सीजन ऑक्साइड हो जाता है। अब कैल्शियम को लोगे, उसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दोगे तो आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड आ जाता है। ठीक, इस तरह का रिएक्शन क्या बोल देते हो? कैल्शियम ऑक्साइड हो जाता है। तो हम समझेंगे कि मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करने पर क्या होता है। अब मेटल ऑक्साइड कुछ लेते हैं जो कि बेसिक नेचर में होता है, और जब रिएक्ट करता है एसिड से तो वो सॉल्ट और वाटर देता है। बेसिक नेचर मतलब स्वाद में खट्टा होता है। बेसिक के बारे में हम अभी डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, और बेसिक के बारे में अर्हेनियम ने एक नया बात कहा था जो एसिड में नहीं बोला था, तो उसे भी हम समझते हैं। अब मेटल ऑक्साइड एग्जांपल के रूप में हम लोग यहाँ पे लेंगे, कौन सा एग्जांपल ले लेंगे? कॉपर ऑक्साइड ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं। और जब इन दोनों के साथ रिएक्ट होगा तो कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा और H2O बनाएगा। ये जो आप कैल्शियम क्लोराइड जो देख रहे हो ना, ये है सॉल्ट। क्या है? सॉल्ट। और ये जो देख रहे हो H2O, इसको बोलते हैं वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पे CaO क्या होता है? अभी मैंने बोला कि कैल्शियम को अगर ऑक्सीजन के संपर्क में रख दोगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है। तो यही इसी चीज़ को हमने अभी यहाँ पे रिएक्ट कराया, किसके साथ? एसिड के साथ। तो एसिड के साथ रिएक्ट करते ही ये सॉल्ट बना लिया, और क्या बना लिया? वाटर बना लिया। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं कि मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट कराते हैं, जो कि बेसिक नेचर में रहता है, रिएक्ट होता है एसिड के साथ, तो सॉल्ट एंड वाटर के रूप में ये फॉर्म हो जाता है। ठीक, अब हम लोग समझते हैं, देखिए कि मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने पर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझे कि मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने पर क्या होता है, फिर समझेंगे मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। देखिए, जब एसिड होता है, एसिड का कोई टुकड़ा लोगे और मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराओगे या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराओगे, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है अपने साथ।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे छोड़ेगा, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए NaCO3 आपके पास हो गया, या क्या हो गया, ये N जो है आपका सोडियम है, ये क्या है कार्बोनेट, तो ये क्या हो गया सोडियम जो है इसको मेटल बोला जाता है ना, तो मेटल और ये कार्बोनेट, तो मेटल और कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट हो गया। तो इस मेटल कार्बोनेट को जब हम HCl, ये क्या है HCl एसिड है, तो इस एसिड के साथ जब रिएक्ट कराए तो हमारे पास क्या बना NaCl। NaCl को नॉर्मल सॉल्ट के नाम से भी जानते हो है ना, तो सॉल्ट ये बनाया, फिर क्या बनाया वाटर बनाया, उसके बाद क्या बनाया कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दिया। यहाँ पे देख लो कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने देखा कि जब मेटल कार्बोनेट को, या आप इसके बाद हम लोग देखेंगे मेटल हाइड्रोकार्बोनेट को HCl के साथ यानी कि एसिड के साथ रिएक्ट कराए तो सॉल्ट बनाया, वाटर बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया। आपको पूछा जाता है कि मेटल कार्बोनेट के साथ जब एसिड का रिएक्ट होता है तो कौन सा गैस बनाता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं बोलना है, हाइड्रोजन गैस सिर्फ मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो तब बनता है, और मेटल कार्बोनेट के साथ जब कराते हो तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक, अब ये कैसे निकला मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए सोडियम है ना, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे कार्बोनेट है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे HCl है। अब ये जो है 2 भागों में टूटता है, Na+ और CO3-, ये भी और भागों में टूटता है, मगर ये जो Na+ जो है ना वो Cl के साथ, ये HCl 2 भागों में टूटता है, H+ और Cl-। इसके Cl के साथ ये प्लस दोनों कंबाइंड होके पहले बना लेगा सॉल्ट। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 गो ऑक्सीजन है, एक यहाँ पे है क्या हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन यहाँ पे 2 गो आया था ना, यहाँ पे 2 गो लिए थे, तो 2 होने के कारण ये जो 2 गो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये पानी बना लेगा। जब CO3 यहाँ पे देखो CO3 है, उसमें से हम एक ऑक्सीजन को हम माइनस कर देते हैं, -1 ऑक्सीजन, तो CO2 बच जाएगा। यही CO2 आपके पास यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरीके से आपके पास आ जाता है, क्या आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल कर। ठीक, अब देखिए सोडियम क्या ले लिया हम लोग, हाइड्रोकार्बोनेट ले लिए NaHCO3। यहाँ पे जब हाइड्रोजन आप मिला दोगे तो ये सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट हो जाएगा। तो हमने मिला दिया, अब एसिड यहाँ पे ले लिया। अब एसिड के साथ हम जब रिएक्ट कराते हैं तो क्या हो जाएगा, अब ध्यान दीजिएगा। देखिए NaCl पहले सॉल्ट बनेगा, फिर वाटर बनेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, है ना। ऊपर में जैसे टूटा उसी तरह ये टूट के बन जाता है। तो इस तरीके से जब भी आप मेटल हाइड्रोजन या हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट कराते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग समझते हैं बेस के बारे में। बेस बहुत इजीली समझेंगे, देखिएगा बेस के बारे में अरेनियम ने क्या कहा तो वो भी हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन में, ये केमिकल कंपाउंड है जिसके पास बेटर टेस्ट होता है, मतलब बिटर, कड़वा। आप जैसे करेला खाते हो तो आपको थोड़ा कड़वा लगता है ना, हाँ, तो वो चीज़ में उसमें जैसे कि स्वाद वो जिसका कड़वा होता है उसे आप बेस बोल देते हो। क्या बोलते हो, बेस बोल देते हो, स्वाद कड़वा होने के कारण। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है स्लिपरी होता है, सॉपी टाइप का, मतलब साबुन को आप टच करते हो तो क्या होता है, हाथ से फिसलने लगता है ना। तो साबुन जो होता है स्लिपरी होता है, जिस कारण साबुन के अंदर बेस नेचर का प्राकृतिक बेस होता है। एक्चुअली वो साबुन बेस ही होता है, उसको टेस्ट करोगे तो आपको कड़वा लगेगा। हालांकि आप टेस्ट मत करना, इसको टेस्ट करना किसी और तरीके से जांच करेंगे। कैसे, लिटमस पेपर से शुरू में हम लोगों को याद है कि हमने टेस्ट किया था एसिड को। कैसे, जब हम लोग एसिड को मिला दिए थे किस में, लिटमस पेपर में, तो उस समय अब हम लोग लेते हैं बेस का एक कोई सॉल्यूशन, उसमें लिटमस को हम लोग, लिटमस पेपर को इसमें मिलाएंगे। तो कौन सा लिटमस पेपर, एक रेड कलर का लिटमस पेपर लेकर आएंगे और इसके अंदर डाल देंगे, तो हमें पता चलेगा जितना मात्रा में डूबा था ना वो पूरी तरह से ब्लू हो गया, टर्न हो गया किसमें, ब्लू में। तो आप बेस में जब रेड लिटमस पेपर को डालते हो तो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। इसको इस तरीके से आप पहचान सकते हो लैब में। हालांकि लैब में टच करके पहचानना या टेस्ट करके पहचानना या किसी भी तरह और तरीका से पहचानना, छूने से छूकर पहचानना हानिकारक हो सकता है। इसीलिए वहाँ पे लिटमस पेपर रखा जाता है लाल कलर का और ब्लू कलर का, जिससे आप आसानी से जान सकते हो कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। कैसे, देखो एसिड में हमने क्या बताया था कि एसिड में जो आपके पास रेड कलर का होता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है कौन, जब ब्लू होता है ना, तो ब्लू टू रेड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं ब्लू ले आऊँगा कौन सा, लिटमस पेपर, तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा जब एसिड में होगा। और बेस में क्या होता है, बेस में अगर आपके पास रेड लेकर आओगे तो क्या हो जाता है, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको आप याद रखना, एक तरीका मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखो डेंजर का मतलब क्या होता है, खतरनाक। खतरनाक चीज को हमेशा लाल से दर्शाया जाता है, लाल कलर से दर्शाया जाता है। डेंजर जहां देखोगे या लाल कलर जहां देखोगे समझ जाना कि वो खतरनाक है। तो अब देखिए खतरनाक तो लाल कलर होता है और एसिड भी खतरनाक होता है आपका। तो एसिड यानी कि खतरनाक यानी कि लाल कलर, और
और बाकी लाल के बारे में आपको पता चल गया कि लाल में कन्वर्ट हो जाता है एसिड, ब्लू को तो रेड वाला ब्लू में कन्वर्ट होगा बेस में, उसी का ऑपोजिट है। एक को याद रखना है, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। लाल यानी खतरनाक यानी एसिड, अगर आप लिटमस पेपर को एसिड में डालोगे तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि एसिड खतरनाक होता है। ठीक है, समझ गए। अब देखिएगा एग्जाम्पल इसका हम लोग समझते हैं कि इसमें इसके बारे में कि कौन कौन सा ऐसा बेस होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, एक तरह का बेस होता है ये, है ना, NaOH। उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। फिर होता है, हमें पता है कि जो पानी में पूरी तरीके से घुल जाता है ना, जिस बेस को पानी में घुला दोगे उसे एल्कलाइज बोला जाता है। ठीक है, तो ये बात को आपको ध्यान रखना है कि दोज बेस विच आर ए सॉल्युबल इन अ वाटर आर कॉल्ड एल्कलाइज। ओके, यहाँ पे आपको ये बात को ध्यान में रखना है, नोट करके रखना है। अब अगले हम लोग जानेंगे कि अर्हेनियम थ्योरी ने बेस के बारे में क्या बोला था। तो इसको समझते थे कि अर्हेनियम ने बेस के बारे में कहा था कि बेस में आपके पास OH- आयन होगा। एसिड के बारे में क्या बोला था कि एसिड में वहाँ पे H+ आयन होगा। अब देखिए NaOH आपका क्या है, बेस है। इसको जब तोड़ोगे ना तो Na+ में और OH- में ये टूट जाता है ना। तो इस तरीके से OH- जिसमें भी होगा उसे आप क्या बोल दोगे, बेस बोल दोगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे NaOH Na+ और OH- में टूट गया तो इसको आप क्या बोल दोगे, इसको आप बेस बोल दोगे, है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस को समझते हैं। पहले स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं कि ये पानी में जब इसको घोलोगे ना पूरी तरीके से ये डिसॉल्व हो जाता है एसिड की तरह ही, और बहुत ज़्यादा मात्रा में OH- आयन देते हैं। जैसे NaOH आपका स्ट्रॉन्ग है, फिर आपके पास दूसरा KOH है, फिर कॉपर ऑक्साइड है ना, कैल्शियम ऑक्साइड है। तो ये सब आपका क्या हो जाता है, बेस नेचर का होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब वीक एसिड में आपके पास ये पूरी तरह से पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, इस वजह से आप इसको क्या बोलोगे, एग्जांपल में अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया। इस तरह के जो आप देखते हो बेस, ये वीक बेस की कैटेगरी में इसको रखते हो, है ना। अब हम लोग समझेंगे इंडिकेटर्स क्या होता है। एक्चुअली इंडिकेटर्स का मतलब संकेतक होता है या सूचक होता है। सूचक या संकेतक क्या होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं, जो आपको दिशा बताए उसे सूचक बोलते हैं। जैसे दिशा सूचक को इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे केमिस्ट्री में एसिड और बेस को कैटेगराइज करने के लिए इंडिकेटर का क्या यूज है, इसके लिए इंडिकेटर किस प्रकार यूज होता है इसे समझिए। देखिए, इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो आप किसी सब्सटेंस में या किसी सॉल्यूशन में टेस्ट करना चाहो तो आसानी से टेस्ट कर सकते हो। वो एक्चुअली आपको बता देता है कलर चेंज करके कि क्या ये एसिड है, क्या ये बेस है, उसमें प्रेजेंट हो या अब्सेंस के कंसंट्रेशन के बेसिस पर उसमें कौन सा केमिकल प्रॉपर्टी है, कौन सा केमिकल स्पाइसेस है, इसके बेसिस पर वो आपको बता देता है कि वो लाल में कन्वर्ट हुआ या ब्लू में कन्वर्ट हुआ या कोई और कलर चेंज कर लेता है। तो इसके बारे में केमिकल कंपाउंड का नेचर के बारे में बता देता है इंडिकेटर्स। तो इसके एग्जाम्पल से आप समझिएगा, कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं जिसे लैब में बनाए जाते हैं, और कुछ नेचुरल होता है जैसे कि चाइना रोज। चाइना रोज एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसका यूज कैसे होगा इसे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले सिंथेटिक इंडिकेटर में देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये एक ऐसा इंडिकेटर है जिसे लैब में बनाया जाता है। लैब में बनाने के कारण उसको लैब में ही टेस्ट करने के लिए रखा जाता है। एक्चुअली नेचुरल को लैब में रखोगे तो वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता ना, इसीलिए सिंथेटिक बनाकर रखा जाता है। ये क्या कौन सा होता है, एग्जाम्पल में देखिए, फिनोप्थिलीन। इसके बाद आपका आता है मिथाइल ऑरेंज। ये एक ऐसा इंडिकेटर है जिसका यूज एसिड और बेस को पहचानने के लिए किया जाता है, लैब में ही बनाकर लैब में रखा जाता है, जिसके कारण इसे सिंथेटिक इंडिकेटर बोला जाता है। नेचुरल इंडिकेटर क्या बोलते हैं, जो आपको नेचर से मिलता है उसे नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। अब नेचुरल इंडिकेटर में एक चाइना रोज जो है आपके पास, वो ग्रीन हो जाता है बेसिक नेचर। जब बेस कोई सॉल्यूशन लोगे और उसमें आप इसके पंखुड़ियों को डाल दोगे तो उसका कलर चेंज होके ग्रीन हो जाता है। वहीं जब एसिड के बारे में बात करोगे, जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है वो तो मेजेंटा में स्ट्रॉन्ग के और पिंक हो जाता है थोड़ा, और ऊपर से कोई और कलर भी ये ले लेता है, मेजेंटा या रेड कलर में भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि बेसिक का या एसिड का मतलब कितना स्ट्रॉन्ग है, वो कितना ताकतवर है कि वीक है ना। उस हिसाब से वो अपना कलर में बता देता है, ब्राइट पिंक में बताता है या तो मेजेंटा कलर में चेंज होके पंखुड़ियों का कलर जो होता है ना वो खुद से ही चेंज हो जाता है जैसे ही आप उसमें डालोगे, किसमें, एसिड या बेस में, है ना, तब वो बता देता है। ठीक, अब देखिए हम लोग बेस के बारे में रिएक्शन कैसे होता है उसको समझते हैं। 3 गो रिएक्शन हम एसिड में देखे थे, 3 गो रिएक्शन हम यहाँ भी देखेंगे। पहला मेटल के साथ, दूसरा नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, और तीसरा बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होता है ये समझते हैं। पहले हम समझेंगे
रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल, मेटल के साथ रिएक्ट करने पर क्या होता है। देखिए मेटल हम लेते हैं जैसे कि जिंक एल्यूमिनियम, रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेसिक से, स्ट्रॉन्ग एल्कलाई से, अगर बेसिक को एल्कलाइज भी बोला जाता है, आप ध्यान रखिएगा, तो हाइड्रोजन गैस निकालता है। हमने एसिड में भी यही देखा था, जब एसिड को रिएक्ट कराया गया था मेटल के साथ तो हाइड्रोजन गैस निकला था, इसमें भी हाइड्रोजन गैस ही निकलता है। एग्जाम्पल से देखते हैं कि कोई भी जिंक जैसे एक मेटल लेते हैं और NaOH जो कि बेस नेचर का है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको जब रिएक्ट कराओगे तो आपके पास Na2ZnO2 बन जाता है और हाइड्रोजन गैस के रूप में यहाँ पे ये निकल जाता है। तो ये आप रिएक्शन सामने देख पा रहे हो। इसके साथ ही आप देखोगे बेस का रिएक्शन जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ कराओगे तो क्या होता है, सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। बेस जब रिएक्ट होता है एसिडिक ऑक्साइड के साथ तो वो बनाता है सॉल्ट और वाटर। कैसे, एग्जाम्पल के साथ समझिए। NaOH को आप देखिए, ये क्या है आपके पास कार्बन, कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो देखिए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमने देखा है यहाँ पे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटल क्या होता है, कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्ट कराओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा, है ना। तो यहाँ पे O2 के साथ रिएक्ट कराया मान लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन हम लोग कराएं तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे बना और यहाँ पे क्या बन गया, पानी बन गया। ये एक तरह का सॉल्ट है और ये एक तरह का वाटर है, एक तरह का नहीं, ये वाटर ही है ना, और ये सॉल्ट है। तो इस तरीके से आपने जाना कि नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ जब बेस का रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है समझिए। अगर आप एसिड और बेस को एक साथ रख दोगे तो वो क्या बना देता है, उसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट गिव सॉल्ट एंड वाटर, इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब आप एसिड और बेस को एक साथ रिएक्ट कराते हो तो वो क्या देता है, आपका सॉल्ट देता है और वाटर देता है। इस वजह से इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है, या एक्सोथर्मिक प्रोसेस के द्वारा होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, वैसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है उसे आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हो। हीट रिलीज का मतलब रिएक्शन के दौरान वो हीट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फैलता है ना। जैसे हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर में पढ़ा था, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, बहुत डिटेल से मैंने उसमें समझाया हुआ है। एग्जाम्पल समझते हैं, कोई एसिड और बेस लेते हैं, एसिड में HCl और बेस में NaOH ले लेते हैं, दोनों को मिलाओगे तो यहाँ पे ये बना दिया आपका सॉल्ट और ये बना दिया आपका वाटर। कैसे बनता है इसको मैं समझा देता हूँ। देखिए HCl दो भागों में टूटेगा, H+ और Cl- में, NaOH भी दो भागों में टूटेगा, Na+ और OH- में, है ना। आपको मैंने बताया था कि एसिड जो होता है उसके पास H+ होता है और बेस जो होता है उसके पास OH- होता है। अब देखिए प्लस माइनस दोनों आपस में कंबाइंड होंगे तो ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाएंगे और सॉल्ट बना देंगे। यहाँ पे देखो NaCl, Na और Cl दोनों मिल जाएंगे, है ना। इसके बाद यहाँ पे एक H है, यहाँ पे OH है, ये दोनों को जब आप मिला दोगे तो ये 2 H और 1 ऑक्सीजन मिलके ये वाटर का निर्माण कर लेगा। तो इस तरीके से सॉल्ट और वाटर बना लेता है जब एसिड और बेस को साथ में रखते हो। ये क्या है आपका, ये है आपका एसिड, ये क्या है आपका बेस। तो एसिड और बेस को एक साथ रखने पर सॉल्ट बनाया और वाटर बनाया, है ना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझेंगे pH क्या होता है। एक्चुअली pH और कुछ नहीं, ये आपका एसिड और बेस का वैल्यू को दर्शाता है, कितना मात्रा में उसका कितना क्वांटिटी है उसको बताता है। क्वांटिटी लेवल पर उसका एसिडिक नेचर को बताता है, एसिडिक क्या है, एसिसिटी क्या है और बेसिसिटी क्या है, उसका वैल्यू कितना है। मैथमेटिकली फॉर्मूला होता है -log⁻h, यहाँ पे एक्वस होता है, log⁻10 में माइनस pH मान यहाँ पे रख देने पर इसमें pH का वैल्यू जो होता है इस प्रोसेस से इसे निकाल लिया जाता है। ये न्यूमेरिकल है, इसको मैं न्यूमेरिकल के प्रोसेस में बताऊंगा, है ना। दूसरे वीडियो में ये इसका वीडियो आ जाएगा। इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया जाता है जिसे आपके एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है, जिसको सीखना जरूरी है आपके लिए। तो इसको हम लोग समझेंगे, डोंट वरी, मैं आपको पूरा समझाऊंगा, दिक्कत की कोई बात नहीं है। अब देखिए pH स्केल क्या होता है। pH स्केल एक ऐसा स्केल होता है जिसमें 0 से लेकर 14 तक मार्क किया होता है ना। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको 0 दिख रहा है और यहाँ पे आपको 14 दिख रहा है। तो 0 से लेकर 14 तक इसमें मार्क किया रहता है और ये बताता है कि किसका मतलब जो वैल्यू है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। स्ट्रॉन्ग और वीक, बेस और एसिड दोनों को डिफाइन करता है। जैसे अगर 0 है, 7 है, यहाँ पे बीच में जो है वो आपको 7 दिख रहा होगा, है ना। तो अगर आपके पास 7 है pH वैल्यू, इसका मतलब कि वो न्यूट्रलाइज है, मतलब न्यूट्रल है, इसके पास ना ये एसिड है ना ये बेस है। जैसे जैसे आप इधर की साइड आओगे तो उसका वैल्यू घटते जाता है। किसका वैल्यू, यहाँ पे 7 से कम होता जाता है। तो इधर आओगे तो यहाँ पे एसिसिटी बढ़ता जाता है, मतलब इधर साइड आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, है ना।
और इधर साइड आपके पास जाओगे तो इधर साइड आपका स्ट्रॉन्ग बेस आ जाएगा। मतलब अगर आपको बेस पहचानना है कि मजबूत बेस कौन है, तो 7 के बाद जितना बड़ा वैल्यू आएगा वो आपका बेस हो जाएगा। एसिड आपको स्ट्रॉन्ग एसिड पहचानना है तो जितना कम आएगा वैल्यू वो आपका उतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि आपके पास मैं एग्जांपल में समझाता हूँ, यहाँ पे आपके पास है एक पीएच वैल्यू आपके पास 2 है, एक पीएच वैल्यू आपके पास 3 है, और यहाँ पे एक पीएच वैल्यू आपके पास है 7 8 और एक पीएच वैल्यू है आपके पास 13। तो मैं अगर इन दोनों में पूछूंगा कि इन दोनों में आपको बताओ कौन सा ताकतवर बेस है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इन दोनों में आपका वैल्यू जिसका कम है वो स्ट्रॉन्ग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग में जिसका वैल्यू ये कौन सा एसिसिटी में आपका आ जाएगा, है ना, एसिड में। और बेस वाला में ये आपका 13 जो है सबसे ज़्यादा है ना, तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। जितना ज़्यादा वैल्यू होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जितना कम वैल्यू होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए पीएच वैल्यू अगर 7 होता है तो आप उसको क्या बोलोगे? प्योर वाटर बोल दोगे, मतलब ना वो एसिड है ना वो बेस है। अगर आप 7 से कम होता है पीएच वैल्यू तो आप उसको एसिड बोलोगे, और 7 से ज़्यादा होता है आपका पीएच वैल्यू तो आप उसको एल्कलाइन यानी कि बेस बोलोगे। मतलब 7 से इधर जाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, या अगर इधर आओगे तो क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हम लोग कुछ फार्मूला समझते हैं, फार्मूला भी समझना जरूरी है। उससे पहले सॉल्ट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या बोलता है समझिएगा। देखिए, दे आर ए आयनिक कंपाउंड फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैटायन फ्रॉम बेस एंड एनायन फ्रॉम एसिड। हमने देखा था जो सॉल्ट और वाटर बनता है एसिड और बेस को मिला देने पर बनता है ना, देखा था ना। तो यहाँ भी आपको बोला जा रहा है कि सॉल्ट का अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो सिंपल सा आप बोलोगे जो कैटायन होता है और जो एनायन होता है, एसिड का एनायन लोगे और कैटायन लोगे बेस का, उन दोनों को मिलाने पर सॉल्ट निकलता है। एग्जाम्पल समझिएगा, एग्जाम्पल से हम लोग इसको क्लियर करते हैं। HCl और NaOH, इसका एग्जाम्पल हमने पहले भी देखा था। इसको अगर आप तोड़ोगे तो H प्लस में और Cl माइनस में, इसको अगर तोड़ोगे तो Na प्लस में और OH माइनस में, ये दो भागों में टूटा यहाँ पे और ये, ठीक है। तो ये H प्लस जो है किसके साथ? इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और HCl जो है इन दोनों आपस में बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे ये जो बनाया NaCl, ये क्या हो गया? आपका सॉल्ट हो गया, और ये क्या हो गया? वाटर हो गया। आपको याद होगा कि इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जब एसिड और बेस को मिला देते हो, ये आपका एसिड है और ये आपका बेस है, और एसिड और बेस को जब आप मिला देते हो तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है ना। तो इसी को आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हो। और सॉल्ट का डेफिनेशन अगर आपको लिखना हो तो यहाँ पे कैटायन लिया बेस का, जो ये बेस है उसका कैटायन लिया हमने, और क्या लिया यहाँ पे? बेस का कैटायन लिया, और एसिड का जो है वो एनायन लिया, और हमने मिलाकर सॉल्ट बना दिया। तो आपको इस बात को भी ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आगे कुछ फार्मूला के बारे में सीखेंगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हर बार आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। बारी बारी से कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला को देखते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ तक आप अगर इन फार्मूला को याद कर लिए ना तो पक्का एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है और आप बेहतर एग्जाम में कर पाओगे, इसीलिए इन फार्मूला को छोड़िएगा नहीं। देखिए सबसे पहला फार्मूला है आपके पास NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। अब इसमें सोडियम है और क्लोरीन है, ये कैसे फॉर्म होता है, इसका यूजेस क्या है, इसे भी समझना जरूरी है। देखिए इट इज़ ए कॉमन सॉल्ट, जो हम लोग खाना खाते हैं ना उसमें जो नमक मिलाते हैं वही है आपका NaCl, कॉमन सॉल्ट है। कहाँ से ऑब्टेन होता है? सी वाटर से, पानी जो होता है ना समुद्र का, वहाँ से, और इवेपोरेशन के प्रोसेस से होता है। यूज़ इसका क्या होता है? जब हम लोगों का बॉडी फंक्शन अच्छे से काम करता है ना तो उसमें नमक के वजह से ही बहुत सारा हार्मोन निकलता है हमारे बॉडी में, जिसके वजह से हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी हो जाता है ना। तो ये हेल्प करता है हमारे बॉडी को अच्छी तरह से फंक्शन करने में, ह्यूमन बॉडी को। इसके साथ ही कोई भी खाना जब खाते हो तो उसको आपको उसमें टेस्ट देता है, कोई भी फूड कुक करते हो ना तो उसमें मिलाने पर उसका फ्लेवर को बढ़ाता है ना। तो इस तरीके का सॉल्ट का, सोडियम क्लोराइड का काफ़ी सारा यूजेस आप खुद भी करते होंगे, और यहाँ पर भी आप देख रहे हो खाना बनाने में किया जाता है और हमारे बॉडी फंक्शन में। एक चीज़ और है कि हमारी जो छाती है, जो हमारा गैस्ट्रिक जूस जहाँ से निकलता है पैनक्रियास के ऊपर वाला हिस्सा में, तो वहाँ पे अगर आप नमक नहीं खाओगे तो गैस्ट्रिक जूस कम निकलेगा, जिसके वजह से आपका जो खाना का पाचन है वो ठीक से हो नहीं पाएगा, जिस वजह से नमक आपके बॉडी के लिए ज़रूरी हो जाता है। ठीक,
अब समझते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका यूजेस को। ये क्या होता है, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन होता है और ये Na+ और OH- का कॉम्बिनेशन होता है अगर इसको तोड़ दोगे तो। एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं, देखिए NaCl में दो भागों में तोड़ोगे तो Na+ और Cl- में टूटेगा। इसके बाद Cl- में अगर 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर लेगा तो Cl2 क्लोरीन बन जाएगा। इसके साथ ही Na+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो सोडियम बन जाएगा। इसके साथ ही Na+ और पानी के साथ रिएक्ट कराओगे तो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। यहाँ पे आप दो चीज देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्या है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे आप देख रहे हो क्या, क्लोरीन है। इन दोनों का यूजेस भी जानना जरूरी है। उससे पहले हम सोडियम क्लोराइड का या सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूजेस जान लेते हैं। यहाँ पे क्लोराइड नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, तो इसको आप क्लोराइड मत कीजिएगा, हाइड्रोक्साइड बोल दीजिएगा। तो हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूजेस देखते हैं। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए यूज इन ए मैन्युफैक्चरिंग सोप, साबुन के बनाने में, डिटर्जेंट के बनाने में, या पेपर, जिस पेपर में आप लिखते हो उस पेपर को बनाने में भी, या जो आर्टिफिशियल सिल्क है जैसे कि रेयन या लाइलॉन जिसे बोलते हैं उसको बनाने में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये इस तरह का केमिकल कंपाउंड है। और दूसरा केमिकल बनाने में भी, कोई भी दूसरा केमिकल जैसे कि आपका हो गया क्लोरेट बनाने में, या सोडियम हाइड्रोक्लोरेट बनाने में इसका यूजेस किया जाता है, ठीक। अब देखिए हम समझेंगे हाइड्रोजन का यूज ऑफ हाइड्रोजन गैस। एक्चुअली इट इज ए यूज इन ए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया एंड मिथाइल अल्कोहल एंड टू प्रिपेयर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट इज ए यूज्ड, देखिए हाइड्रोजन का जो यूज़ है ना वो अमोनिया बनाने में या मिथाइल अल्कोहल बनाने में भी किया जाता है। यहाँ तक कि जो वेजिटेबल ऑयल है उसे भी बनाने में किया जाता है। वेजिटेबल ऑयल मतलब जो आप नकली घी देखते हो ना, नकली घी मार्केट से आपको मिल जाता होगा आसानी से, ये इसी तरह से इसी हाइड्रोजीकरण करके ही बनाया जाता है। कैसे हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से, जब वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजन से पार कराया जाता है तो वो आपका बन जाता है एक तरह से वेजिटेबल घी, जो एक डुप्लीकेट घी होता है ना, नकली घी होता है। तो इसी से आप वनस्पति जो तेल होता है, जो जंगली पौधे से तेल निकाला जाता है, उन तेल को हाइड्रोजन प्रोसेस करके नकली घी बनाया जाता है, ठीक है। और क्लोरीन का यूज़ देख लीजिए, क्लोरीन का यूज़ एक ब्लीचिंग पाउडर के रूप में, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है, ठीक है, या बहुत जगह पे साफ सफाई में या पानी को अच्छे तरीके से साफ करने में इसका यूज़ किया जाता है। किसका? क्लोरीन का। अब देखिए हम लोग समझेंगे वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा मतलब कि जो हम लोग जिससे कपड़ा धोते हैं, वॉशिंग पाउडर जिसे बोलते हैं, एक्चुअली वही है। इसका केमिकल फॉर्मूला Na2CO3.10H2O होता है। कभी कभार आपका 0.10H2O नहीं रहता है, मगर अधिकतर टाइम आपको ये देखने को मिलेगा। इसका देखिए, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट से इसे निकाला जाता है, प्राप्त किया जाता है। देखिए इस सेल्वी प्रोसेस द्वारा इसको निकाला जाता है। इट इज़ ए केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट। अब सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट इसका केमिकल नेम है और सेल्वी प्रोसेस से इसे प्राप्त किया जाता है, ठीक है, अमोनिया सोडा से। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जब NaCl को, सोडियम क्लोराइड को पानी के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, अमोनिया के साथ मिक्स कर दोगे तो NH4 यानी कि अमोनियम क्लोराइड में चेंज हो जाता है, साथ ही NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट में बदल जाता है। ये आपका जो है ना, ये आपका सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है। अब इस सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को फिर से आपने यहाँ पे लिया और इसको हीट करने पर आपके पास वॉशिंग सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट के रूप में यहाँ पे निकल कर चला आता है, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और आपके पास वाटर बन के निकल जाता है, ठीक। तो इस तरीके से वॉशिंग सोडा का निर्माण होता है। इसका यूज़, अब वॉशिंग सोडा का यूज़ किसने नहीं किया, आपने तो जरूर ही किया होगा। तो इसका यूज़ कपड़ा धोने के लिए, वॉशिंग क्लॉथ के लिए किया जाता है, ग्लास मैन्युफैक्चर में, या कास्टिंग सोडा या बोरेक्स बनाने के लिए आसानी से फैक्ट्रियों में किया जाता है, ठीक। अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है समझिएगा। इट इज़ ए केमिकल नेम ऑफ ए ब्लीचिंग पाउडर। इट कैल्शियम ऑक्जिलेट, देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट बोला जाता है इसको, कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट CaOCl2, यही होता है आपका क्या, ब्लीचिंग पाउडर। इसको पानी में डाला जाता है बैक्टीरिया को मारने के लिए। इसे क्लोरीन पास करके या क्लोरीन को उसमें अप्लाई करके इसे बनाया जाता है, जब इसमें सिल्क लाइम में डाला जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको क्लोरीन के साथ डाला जाता है ना, तो यहाँ पे आपका आ जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट। ये आपका हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट, यही वाला नाम है ना, और साथ में आपका पानी निकल कर चला आता है। इसका यूज़ देखिएगा, इट इज़ ए यूज फॉर ब्लीचिंग ऑफ ए वुड
मतलब कि जो वुड होता है, वुड लकड़ी होता है या कॉटन का कोई कपड़ा होता है, उसमें बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए किया जाता है, स्प्रे किया जाता है। डिसइंफेक्शन के रूप में इसका किया जाता है ना यूज़। पानी में भी इसका यूज़ काफ़ी किया जाता है। उसमें पानी जो होता है ना आपका ख़राब जब हो जाता है या उसमें काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया हो जाता है तो उसे मारने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। अब किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। अब देखिए हम लोग समझेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर किसी का हड्डी टूटा होगा तो वो पहचानता होगा, क्योंकि डॉक्टर हड्डी को जोड़ने के लिए इसका यूज़ करता है। तो ये एक केमिकल कंपाउंड है जिसे जिप्सम से निकाला जाता है। किससे ऑब्टेन किया जाता है? जिप्सम से। अगर जिप्सम को हीट करोगे तो वो आसानी से बन जाता है। एग्जाम्पल में देखिए, जिप्सम को यानी कि कैल्शियम सल्फेट को, जिसमें हल्का मात्रा में पानी रहता है, उसको जब हीट करोगे तो कैल्शियम सल्फेट 0.1/2 H2O निकलता है ना। तो हेमीहाइड्रेट इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको हेमीहाइड्रेट और इसको सल्फेट बोला जाता है ना, कैल्शियम सल्फेट। पूरा नाम इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। तो जब आप इसको रिएक्ट कराते हो, किसके साथ गर्म करते हो? क्या? कैल्शियम सल्फेट और पानी को एक साथ जब रहता है तो ये जिप्सम जो है, इसका नाम पूरा का पूरा जिप्सम है और ये आपका बदल जाता है किस में? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में, और साथ में कुछ मात्रा में पानी देता है। आधा पानी यहाँ आ गया और बाकी बचा हुआ यहाँ पे 3/2 में आ गया। इसका यूजेस के बारे में समझिएगा। इसका यूज़ काफ़ी मात्रा में होता है। जैसे कि आपका अगर हड्डी अगर टूट गया हो तो उसे फिक्स जगह पर रखने के लिए किया जाता है, बोन को। इसके साथ ही काफ़ी ज़्यादा टॉय बनाने के लिए किया जाता है। अगर कोई भी टॉय देखे होंगे या मूर्ति जो देखते हो आप, है ना, मूर्ति जैसे कि पर्व या त्यौहार में आप जो मूर्ति बना हुआ देखते हो, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। चेहरा का आकार देने के लिए किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो इसे मॉइस्चर प्रूफ होता है, इसको अगर पानी से मिक्स कर दोगे ना तो ये हार्ड हो जाता है, सीमेंट जैसा हार्ड हो जाता है। इस वजह से इसको पानी से बचा कर रखा जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या किससे रखा जाता है? पानी से बचा कर अच्छे से रखा जाता है। इसका यूज़ मैंने अभी बताया, टॉय बनाने के लिए किया जाता है, स्टैचू बनाने के लिए किया जाता है ना। और डॉक्टर इसका यूज़ हड्डी को एक जगह पर फिक्स रखने के लिए किया जाता है। अगर कोई पार्ट बॉडी का टूट गया हो तो उसे अच्छी तरीके से रिकवर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपको जितना भी मैंने अभी बताया, क्या क्या बताया? कुछ फॉर्मूले बताया, एसिड के बारे में बताया, एसिड का रिएक्शन बताया, बेस के बारे में बताया, बेस किसके साथ रिएक्शन क्या करता है उसके बारे में बताया। तो यहाँ तक अगर आप लोग कंप्लीटली पढ़ लिए हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा देगा, ये याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछेगा ही पूछेगा। किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा उसका भी एक वीडियो में लेकर आऊँगा, जिसमें मैं सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, इसके साथ ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको मैं शामिल करके आपके सामने लेकर आने वाला हूँ सेकंड वीडियो में, जो केमिस्ट्री का होगा उसमें। तो आप घबराइए नहीं, आपका पूरा तैयारी यहाँ से कंप्लीट होने वाला है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर नहीं किए हो तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है आपको। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, थैंक यू।